हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल्स। त्रिभुज के बारे में मैंने पिछले चैप्टर में बताया था आपको कि अगर किसी समतल पर हम लोग तीन असंरेख बिंदु यहाँ ए, बी और सी ले लें इस तरह से, और इन तीन बिंदुओं से हम लोग तीन रेखाखंड ए बी सी और सी ए कहिए या ए सी कहिए, ये तीन रेखाखंड इस प्रकार से मिलाकर जो आकृति बनाएंगे, यही आकृति क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाएगी, ट्रायंगल्स कहलाएगी। ठीक है, समझ रहे ना? तो मैंने इसके बारे में आपको पिछले चैप्टर में बताया हुआ था कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज का वर्गीकरण हमने उनके भुजा के आधार पर, उनके कोण के आधार पर, ये सारी चीजें हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था। मैंने बताया था कि किसी त्रिभुज में अगर हम लोग कोणों की बात करेंगे तो इसमें तीन कोण हो जाएंगे। कोण जो होंगे जिसे हम लोग एंगल कहते हैं, एंगल कहते हैं। इसमें कौन कौन से होंगे? एंगल ए, एंगल बी तथा एंगल सी, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल बी ए सी, एंगल ए बी सी तथा एंगल ए सी बी। ठीक है, उसी तरह से अगर इनकी भुजाओं की बात करें तो इसमें तीन भुजाएं होती हैं जिसे हम लोग साइड्स कहेंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन सी भुजाएं होगी? देखिए, इसमें ए बी होगी, बी सी होगी और सी ए होगी। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर इसके शीर्ष की बात करें, वर्टेक्स की, तो इसमें तीन वर्टेक्स होंगे। कौन कौन सा? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा तथा सी हो जाएगा। ये आपके वर्टेक्स कहलाएंगे, ये वाले आपके कोण कहलाएंगे, और ये जो है ये क्या हो जाएंगी? भुजाएं हो जाएंगी। तो मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि त्रिभुज के भुजा के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं भुजा के आधार पर, याद है आपको? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा बताया था विषम बाहु त्रिभुज। उसी तरह से हम लोग त्रिभुज का वर्गीकरण हम लोग उनके कोण के आधार पर भी किए थे। कोण के आधार पर क्या क्या मैंने बताया था आपको? समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, ठीक है। और तीसरा आपका अधिक कोण त्रिभुज। तो इतना चीज हम लोग त्रिभुज से संबंधित पिछले चैप्टर में देख लिए थे। हमने ये भी देखा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के अगर एक बहिष्कोण खींचा जाता है, बहिष्कोण सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग ये सारी चीजें त्रिभुज से संबंधित पिछले चैप्टर में पढ़े हुए थे। यहाँ पर मेनली हमें त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में जानना है। क्या जानना है? त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में जानना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये सर्वांग समता होती क्या है। सर्वांग समता होती क्या है? ठीक है, यानी कि कॉन्ग्रुएंस होता क्या है? कॉन्ग्रुएंस होता क्या है? देखिए, किस तरह से हम लोग त्रिभुज के गुणों के आधार पर, जैसे इनके भुजा के आधार पर हमने इसका वर्गीकरण कर दिया, कोण के आधार पर वर्गीकरण कर दिया, उसी तरह से एक्चुअल में आकृतियों के अंदर, सिर्फ त्रिभुज के अंदर नहीं, कोई भी ज्यामितीय आकृति हो, उन ज्यामितियों की वर्गीकरण करते हैं तो उन्हीं वर्गीकरण में से एक विशेष
गुण के आधार पर करते हैं। कोई भी वर्गीकरण ज्यामितीय आकृतियों हम लोग कैसे करते हैं, उसके किसी विशेष गुण, जैसे यहाँ पर हमने भुजा के आधार पर किया है, यहाँ पर कोण के आधार पर किया है, उसी तरह से हम लोग एक विशेष गुण जो पाते हैं वो आपकी सर्वांग समता। ये सर्वांग समता होती क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं कि ज्यामितीय आकृतियों के अंदर एक विशेष गुण है, उसमें से एक गुण क्या है, आपकी सर्वांग समता है। तो सर्वांग समता होती क्या है, कैसे है, कब हम लोग सर्वांगसम कहते हैं आकृतियों को, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो मैं इसे पहले परिभाषित कर देता हूं, फिर आपको समझाऊंगा। मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं कि दो ज्यामितीय आकृतियां, या ऐसे कह सकते हैं कि दो ज्यामितीय आकृतियों को सर्वांगसम कहते हैं यदि उनका आकार का मतलब है उनके शेप से, ठीक है, और माप यानी कि उनका मेजर साइज समान हो। ठीक है, दो ज्यामितीय आकृतियां सर्वांगसम कब कहलाती हैं, जब उनका आकार और माप समान होगा तब। ठीक है, अब कैसे, जैसे मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं दो रेखाखंड ले लेता हूं, ये एक AB रेखाखंड है और ये आपकी एक CD रेखाखंड है। मैंने ये कहा कि ये भी 5 सेंटीमीटर की है और ये भी 5 सेंटीमीटर की है, तो ये दोनों ज्यामितीय आकृति है, ये सर्वांगसम कहलाएंगी। क्यों कहलाएंगी, क्योंकि देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि दोनों का आकार, ठीक है, आकार कहने का मतलब कि ये भी आपका रेखाखंड है और ये भी आपका रेखाखंड है, और माप यानी कि ये भी 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 सेंटीमीटर की है, इसलिए दोनों आकृतियां क्या कहलाएंगी, सर्वांगसम कहलाएंगी। ठीक है, ये दोनों सर्वांगसम है, तो इनको लिखना होगा, तो लिखेंगे कि AB रेखाखंड जो है सर्वांगसम है CD रेखाखंड के। जो सिंबल देख रहे हैं इक्वल के ऊपर ऐसे टेढ़ा लाइन बना दे रहे हैं, यही आपकी सर्वांगसमता कहलाती है। यानी कहने का मतलब है, अगर मैं इस रेखाखंड को उठाकर इस रेखाखंड के ऊपर रखूं, या इस रेखाखंड को उठाकर इस रेखाखंड को रखूं, तो एक दूसरे को ये पूरी तरह से ढक लेंगे। जैसे मैं क्या करता हूं कि एक ही तरह का दो 1-1 रुपए का सिक्का लेता हूं, ठीक है, एक रुपए का दोनों सिक्का लेता हूं। अगर मैं इसको उठाकर इस पे रखूंगा, तो अगर वो एक ही प्रकार के सिक्के हैं तो ये इसको ढक देगा, और इसको उठाकर अगर इस पे रखूंगा तो ये इसको ढक देगा, तो ये दोनों आकृति सर्वांगसम हो जाएगी। सर्वांगसम इसलिए हो जाएगी क्योंकि इनका आकार यानी कि दोनों एक ही जैसा है, सर्कल शेप में है, वृत्त जैसा है, और माप भी एक ही है, साइज भी एक ही है, तभी ना एक दूसरे को ढक दे रहा है। तो अगर दो ज्यामितीय आकृति अगर एक दूसरे को ढक ले रही है तो कैसी कहलाएंगी, सर्वांगसम कहलाएंगी। तो वही मैंने बताया था कि सर्वांगसमता क्या है, ज्यामितीय आकृतियों के अंदर एक विशेष प्रकार का गुण है। वह गुण कैसा गुण है कि वो जो आकृतियां होंगी अगर उनका आकार और माप समान होगा तो वो सर्वांगसम कहलाती हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दो कोण बना लेता हूँ, ठीक है, दो कोण बना लेता हूँ। अगर मैं कह रहा हूं कि यह जो एंगल है इसका नाम कुछ देते हैं, मान लीजिए ABC, यह मान लीजिए 45 डिग्री का है, और दूसरा कोण मैं यहाँ पे ले लेता हूँ PQR, ये भी आपका 45 डिग्री का है। तो देख रहे हैं दोनों कोण है, ठीक है, आकार एक ही जैसा है और मेजर भी दोनों का समान ही है, 45 डिग्री का, माप भी इन दोनों का समान ही है। ठीक है, साइज भी समान है और आकार भी समान है, साइज भी समान है और आकार भी समान है, इसलिए कह देंगे कि एंगल ABC सर्वांगसम है एंगल PQR। यानी कि सर्वांगसम हुआ तो उनका माप भी बराबर होगा, ये भी 45 डिग्री का, ये भी 45 डिग्री का है, देख रहे हैं ना। अच्छा, अब आपको होगा कि सर वृत्त के अंदर कैसे सर्वांगसमता लिखेंगे, तो देखिए मान लीजिए इसका हम लोग ले लेते हैं, ये वृत्त है, इसका दोनों का हम लोग मान लेते हैं, इसका रेडियस R है, इसका भी रेडियस R है, और इसका केंद्र हम लोग मान लीजिए P ले लेते हैं और इसका Q ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सर्कल, C फॉर सर्कल, और यहाँ पे लिख देंगे कि जिसका केंद्र है P और रेडियस है R,
सर्वांगसम है सर्कल जिसका केंद्र है Q और रेडियस है R। तो ऐसे इसको दिखाएंगे सर्वांगसम। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कि अगर कोई भी दो ज्यामितीय आकृति हो, अगर उनका आकार और माप समान हो तो वो सर्वांगसम हो जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि 2 वर्ग मैंने ले लिया, तो 2 वर्ग अगर 2 वर्ग दोनों वर्ग यानी कि दोनों का आकार तो सेम ही हुआ। अगर कह दूं कि 2 वर्ग है और दोनों की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी 2 सेंटीमीटर भुजा वाला है और ये भी 2 सेंटीमीटर भुजा वाला है, तो जाहिर सी बात है इसको अगर उठाकर इस पे रखें या इसको उठाकर इस पे या इसको उठाकर उसको, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेगा, तो ये दोनों वर्ग क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहां से ये हमारा क्लियर हो गया कि अगर दो आकृतियों के आकार और माप समान हो तो वो सर्वांगसम आकृतियां हो जाती हैं। उसी तरह अगर हम लोग बात करेंगे 2 त्रिभुजों की, तो 2 त्रिभुजों के सर्वांगसमता की बात करेंगे तो ये त्रिभुज, अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के, तो इसका मतलब यह है कि ये इसको ढक लेगा और ये इसको ढक लेगा। अगर मैं कहता हूं कि त्रिभुज AB सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के, इसका मतलब कि ये आकृति इसको ढक लेगी, ये इसको ढक लेगी, यानी कि दोनों का आकार और माप क्या है, बराबर है। तो अब बात आती है कि 2 त्रिभुजों को सर्वांगसमता करने की कंसेप्ट की, कैसे सर्वांगसम होंगे, ठीक है ना। 2 त्रिभुज ये सर्वांगसम कैसे होंगे इसकी बात आती है। तो सर्वांगसम करने के संबंधित इनमें कुछ कसौटियां हैं, क्राइटेरिया है, उन सब के बारे में भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि अगर 2 त्रिभुजों को हम देख रहे हैं तो उनकी संगत कोण और संगत भुजा का मतलब क्या है, इसको पहले जानना सबसे जरूरी है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ऐसे हेडिंग देता हूं इसी में नीचे कि 2 त्रिभुजों में संगत भुजाएं तथा संगत कोण कौन कौन से होंगे। ठीक है, संगत भुजाएं और संगत कोण की बात कर लेते हैं। देखिए हम लोग कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के, तो ये सर्वांगसम है, तो ध्यान रखना कि ए जो देख रहे हैं शीर्ष, ए शीर्ष, इसके संगत शीर्ष कौन सा होगा, P हो जाएगा। अगर त्रिभुज ABC सर्वांगसम है PQR के तो A जो हो जाएगा संगत होगा P के, B जो शीर्ष होगा वो संगत होगा Q शीर्ष के। तो मैं अभी शीर्ष की बात कर रहा, कोण और भुजा की बात इसके बारे में बात करेंगे इसके बाद। अच्छा, C शीर्ष जो होगा उसके संगत कौन हो जाएगा, R। तो अब अगर हम लोग इनके संगत भुजाओं और संगत कोण की बात करें तो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे अगर हम लोग इसमें AB लेते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग इसमें भी PQ ले लेंगे। AB के संगत कौन सा होगा, PQ हो जाएगा। BC के संगत कौन होगा, फिगर में देखने की जरूरत नहीं, यहां से देखो QR के संगत हो जाएगा। ठीक है, AC के संगत कौन हो जाएगा, तो यहां PR हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग देखो। ठीक है, उसी तरह ये संगत भुजाएं होगी। संगत कोणों की बात करेंगे तो अगर इसमें एंगल A लेते हैं तो इसके संगत कौन सा हो जाएगा, एंगल P हो जाएगा। एंगल B लेते हैं तो उसके संगत कौन सा कोण हो जाएगा, एंगल Q हो जाएगा। एंगल C लेते हैं तो उसके संगत कौन सा कोण हो जाएगा, एंगल R हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने अगर यहाँ पे देखा जाए इस चित्र से, तो चित्र से भी दिख जा रहा है, यहां से भी दिख जा रहा है। कई बुकों में क्या करेगा कि देखिए आपका जो त्रिभुज बनाएगा कुछ इस तरह से बना देगा, है ना। आगे भी मिलेगा क्वेश्चन ऐसे, हम लोग को भी मिलने वाला है। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम लोग उसमें समझना होगा संगत भुजा और संगत भुजाएं क्या होंगी उसके, और संगत कोण कौन कौन से होंगे, इसके बारे में भी ध्यान रखना होगा हम लोग को। ठीक है, इधर ले लेते हैं ऐसे, है ना, उल्टा पुल्टा बना देता हूं मैं। मान लीजिए इसमें लिख देता हूं ABC और इसमें लिख देता हूं, मान लीजिए यहाँ पे लिख देता हूं D, इसमें लिख देता हूं E और यहाँ लिख देता हूं F। और मैं कह दूं यहाँ पर कि हमारे पास ये दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज EDF के।
तो आप इसके संगत भुजाओं और संगत कोण की बात बताइए। तो आप इसमें ढूंढने की कोशिश मत करोगे, इस त्रिभुज के आकृति में नहीं देखो, यहाँ पे ध्यान देखो। अगर संगत भुजा बात करते हैं, ए बी संगत हो जाएगा किसके, ईडी के। यहाँ ए बी ईडी वाले के संगत होगा, यहाँ बीसी किसके, डीएफ के संगत होगा। यहां से देखो आप, एसी किसके संगत होगा, ईएफ के संगत हो जाएगा। आकृति में जाओगे ना तो गड़बड़ होने लगेगा आपके, ठीक है, समझ में नहीं आने लगेगा। अब उसी तरह से कोण की, तो एंगल ए संगत है एंगल ई के, एंगल बी संगत है, एंगल बी संगत है, एंगल बी संगत है एंगल डी के, एंगल सी संगत है एंगल एफ के, संगत है उसके एफ के। तो यहां पर हम लोग, यहीं से हम लोग पता लगा लेंगे कि कौन किसके संगत है। ये चित्र में देखने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। अब रही बात कि दो त्रिभुज को सर्वांगसम कब करेंगे, कैसे सर्वांगसम होंगे दो त्रिभुज, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूं, त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता यानी कि कॉन्गुरेंस, कॉन्गुरेंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए आगे हम लोग इस चैप्टर में कुछ कसौटियां देखने वाले हैं, ठीक है, कुछ क्राइटेरिया देखने वाले हैं, कुछ रूल देखने वाले हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग 4 प्रकार के कसौटी देख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए 4 कसौटियां या कहिए तो नियम हैं। उन्हीं नियमों के बारे में हम लोग उसको साबित करके देखेंगे, ठीक है, और फिर उसके बारे में आगे उसमें पढ़ेंगे और उसका प्रयोग भी करेंगे यहां पर, ठीक है। तो कौन कौन से कसौटियां, कौन कौन से नियम है। तो पहला जो है वो है आपका साइड एंगल साइड सर्वांग समता। सर्वांग समता ये एक अभिगृहित है, ये प्रमेय नहीं है, ये अभिगृहित के रूप में पढ़ेंगे, यानी कि ये इसे साबित नहीं कर सकते हैं, ये सत्य होता है, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एंगल साइड एंगल सर्वांग समता प्रमेय, ठीक है। तीसरा हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे साइड 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 भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय। और चौथा हम लोग पढ़ेंगे राइट हाइपोटेनस साइड यानी कि समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता प्रमेय। तो ये 4 प्रकार की कसौटियां हैं, इन सबको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और इसी के आधार पर पूरा चैप्टर बनने वाला है। हाँ, कुछ अन्य भी प्रमेय हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन ये मेनली यही है त्रिभुजों के सर्वांगसम करने के लिए ये 4 कसौटियां, और इन्हीं के आधार पर पूरा एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर टिका हुआ। साथ ही आप ये याद रखेंगे कि अगर मान लीजिए 2 त्रिभुज, जैसे मैं कह रहा हूं कि ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के, तो जब ये सर्वांगसम हो जाएगा ना, तो जब सर्वांगसम होने का मतलब क्या है, अगर मैं कह रहा हूं कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम होने का मतलब क्या है कि इसके संगत भुजाएं और संगत कोण समान हो जाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे, ये इसको ढक लेगा, ये इसको ढक लेगा, यानी कि ए बी रेखाखंड की लंबाई जो होगी वही पी क्यू की भी होगी, जो बी सी की होगी वो क्यू आर की भी होगी, ए सी की जो होगी वो पी आर की होगी, उसी तरह इसके कोण भी समान हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो, याद रखना, यदि 2 त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण
बराबर होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, और इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं सीपीसीटी। सीपीसीटी यहां पे लिखेंगे। सीपीसीटी का मतलब क्या है, यहां पे सीपीसीटी का मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस, corresponding part of congruent triangle, congruent triangles, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। अब संगत भाग में यानी उसके कोण और भुजा कुछ भी हो सकती है। तो ये ध्यान रखना कि अगर दो आकृतियां दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम लोग इसके बाद जो भी नियम है उन सबको साबित करके अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे, उसमें देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।